महिला हर रात सांप का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती थी, लेकिन इस्तेमाल की गई सांप अगले दिन झाग में मर जाती थी। एक दिन उसने एक सांप पकड़ा जिसके सिर पर कुछ ऊंचा। ये नागिनी देखती है कि वह जल्द ही बर्बाद होने वाली है, जल्दी से बोल उठती है। एक असली ड्रैगन ऊंचाई में उठा और मैं भी उसी के साथ पैदा हुआ। दादाजी ने कहा कि मैं किस्मत का धनी बेटा हूं, आगे चलकर बहुत समृद्ध और ख्याति प्राप्त करूंगा। दिन जल्दी बीत गया। मेरी सालगिरह के दिन परिवार ने मेरे लिए एक नीला ड्रैगन का विलोम, फीनिक्स के पंख, एक किरण का पंजा और एक सफेद बाघ की पूंछ तैयार की, ताकि मैं आगे चलकर ड्रैगन या फीनिक्स बनूं। पर मुझे इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं था। मैं यमराज की मूर्ति से सजी मेज की ओर चढ़ गया और उस मूर्ति को देखते हुए छोटे यमराज ने हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं। दादा ने कहा कि मेरा संबंध पलोक से है, वह इंसान के जीवन मृत्यु का निर्णय ले सकते हैं। दादी सांप देवता की पूजा करती हैं, बुरे भूतों को नियंत्रित करती हैं, लोगों की मुसीबतें हल करती हैं, इसलिए यमराज की पूजा करनी चाहिए। जब उन्होंने मुझे देखा, सब लोग जल्दी से परिस्थिति संभालने लगे और कहा कि यह अच्छा संकेत है, भविष्य में तुम जमीन पर जीवित यमराज बनोगे। कौन जानता था कि अगले क्षण मैंने वाकई यमराज की आंखें निकालकर अपने मुंह में डाल ली। इसे देख सभी लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। दादी को चिंता हुई कि मुझे यमराज का प्रतिशोध झेलना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह दुनिया से अलग हो जाकर आराम करेंगी और अब से भविष्य नहीं बताएंगी। मेरी शक्ति लौटाओ, लेकिन दादा नहीं माना। उन्होंने गुप्त रूप से मुझे फेंग शुई और भविष्यवाणी सिखाई। 3 साल की उम्र में ही मैं कल्पना कर पाता था। 4 साल की उम्र में चुपचाप क्यों मैं डुजिया लिख सकता था और 7 साल की उम्र में हानलोंग की किताब पढ़ने के लिए। दादाजी ने घर लौटकर एक कागज लाने के बाद कहा कि इसके अंदर की चीज मेरी आंख का इलाज कर सकती है। मैंने खोला और देखा, पर कुछ भी नहीं था। दादाजी ने फिर कुछ नहीं कहा। नाम की परवाह नहीं करती, मैं नहीं शादी करूंगी। मैं कुछ क्षण चुप रहा और उससे नाम और उम्र पूछी, उसने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और लड़की चली गई। उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेले ध्यान कर रहा था। क्या हो गया? बाईस साल की उम्र में दादा और उसके पिताजी ने सगाई तय की थी। विश्वास नहीं है तो दादी से पूछ सकते हैं। मुझे सगाई की परवाह नहीं है, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक पैंजी हूँ। वो मुझसे क्या चाहता है? ओयांग जिंग ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं सुंदर हूँ। वो परवाह नहीं करता कि मैं अंधा हूँ, वो मुझे पाल सकता है। बस अफसोस की बात है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसका चेहरा छू सकता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखता है। उसके नए नक्श बहुत सुंदर और आकर्षक है। वो मुझसे पूछता है कि क्या वह अच्छा दिखता है। मुझे माहौल अजीब लगता है। मैंने जल्दी से हाथ खींचकर कहा, बस ठीक ठाक है, अभी देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, फिर ना आना। ओयांग जिंग हंसकर कहता है, हमने अभी तक शादी नहीं की और तुम कपड़े उतारकर सोने चली गई। उसकी आवाज से ऐसा लगता है कि वह शायद सोफे पर लेटा है। कुछ देर बाद वह अचानक आकर कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है और वह मुझे एक डरावनी कहानी सुनाएगा। कहानी कहती है कि घर में 3 लोग और आ गए हैं। मेरी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया और मैं दाहिने हाथ से तकिए के नीचे छुरी पकड़ ली। जो कुछ भी मैंने सोचा था वह सब उसकी योजना का हिस्सा था। एकमात्र डर के रूप में दादी पहले ही सो चुकी थी। ओयांग जिंग मेरे कान में यह बताते रहे कि एक पुरुष और 2 महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हैं और एक जगह से हिल नहीं रही हैं और हमें दिख रही हैं। मैंने अपनी उंगली से उसकी हथेली में लिखा। उसने गंभीरता से याद करते हुए कहा कि उसने गहरे पीले रंग की टोपी पहन रखी थी, लाल रंग का लंबा चोगा पहना था और उसके हाथ में एक मछली पकड़ने का डंडा था, जबकि पीठ पर सांप की खाल का थैला छुपा था। सुनकर मेरा चेहरा सिकुड़ गया। असल में वह श्यांगसी से आया सर्प पकड़ने वाला था। उनके हाथ में मछली पकड़ने का डंडा नहीं, बल्कि सांप मारने के लिए एक बर्फ का आईना था। सांप पकड़ने वाला और सांप देवता की पूजा करने वाला, एक दक्षिण में है और एक उत्तर में। शत्रुता घेरी जैसे समुद्र। मैं ओयांग जिंग चांग में पड़ा हुआ, किसी भी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। मेरी ओर से ठंडे मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़े उन 3 व्यक्तियों की ओर देखा। तुम लोग अपनी थोड़ी बहुत ताकत और अनुभव के साथ भी पूर्वोत्तर में शैतानी करने की हिम्मत करते हो। उसके जल्दी से जम्मू और कश्मीर को घेरे, लेकिन वे 3 लोग चेहरे पर बदलते नहीं, जैसे 3 शवों की तरह खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद दाईं ओर वाली लंबे बालों वाली महिला ठंडी हंसी के साथ कहती है, एक अंधा व्यक्ति हमें देखता है और जानता है कि हम शांक्सी से आए हैं। अब ठीक है, वे आखिरकार चले गए। न जाने कितना समय बीत गया। ओयांग जिंग ने लियरबाओ को धक्का दिया, वे चले गए। मैं आखिरकार थोड़ी राहत महसूस कर सका। अभी जो स्थिति थी वह सचमुच खतरनाक थी। थोड़ी सी चूक होती तो मेरी जान चली जाती। उन 3 लोगों के जाने से पहले कहे गए शब्दों को याद कर हमेशा लगता है अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ओयांग जिंग को उनके बारे में, उनकी नजरों में मैं आधा सोया हुआ अंधा था। मैंने सीधे ओयांग जिंग से पूछा, क्या वे तुम्हें नहीं देख सकते? ओयांग जिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हंसकर मेरी मानसिक स्थिति की तारीफ की। क्योंकि गड़बड़ नहीं है, मैं और सवाल नहीं पूछना चाहता। फिर से बिस्तर पर वापस आकर सोने की तैयारी करने लगा। ओयांग जिंग ने एक आवाज की और सोफे पर वापस चला गया। उस रात मैंने क्या सपने में देखा कि मैं एक मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति बन गया हूँ। में वे इशारे गूंज रहे हैं। वे इशारे जटिल और कठिन हैं, पूरी तरह से इस युग के नहीं हैं। एक बार मैंने सपने में देखा कि जैसे ही उन इशारों को प्रस्तुत किया, समय स्थिर हो गया। यिन और यांग विस्तृत हो गए। मैं अचानक जाग उठा और तुरंत सपने में सीखे गए इशारों को आजमाने लगा। यह सुनिश्चित किया कि हर कदम सही था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाई स्कूल ठीक है, मैं बहुत घमंडी था, लेकिन जब से मुझ पर पलटवार हुआ तब से मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं और दायांग शायांग हमेशा अन्य सहपाठियों को धमकाना पसंद करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान दाजुआंग को हुआ। वह कद में लंबा और शरीर से मजबूत था, लेकिन पूरी तरह से एक भोला भाला था। वह हमारे रोजमर्रा के अभ्यास का हिस्सा बन गया और हम उसे पंच की ताकत के अनुसार अंक देने के लिए कहते। जब तक कि हम एक संतोषजनक स्कोर प्राप्त नहीं कर लेते, हम अक्सर उसका शोषण करके समय बिताते थे। लेकिन एक दिन उसने हमारे धमकाने पर रोक लगा दी। तुम लोग मुझे और मत सताओ, मैं रोने वाली हूँ। अगर मैं रोने लगी तो खुद को काबू नहीं कर पाऊंगी, तुम सबकी जान चली जाएगी। दायांग ने बेपरवाह होकर कहा, वाकई मजेदार है कि हम इतने सालों तक तुम्हें परेशान करते रहे और कभी तुम्हें रोते नहीं देखा। छोटा मेमना भी बगल में सहमति जताता है। रो मत आदमी, रोना कोई गुनाह नहीं है। तुझे पूरी तरह न पीट देना तेरी ताकत समझूंगा। दाजुआंग ने एक जोर की चीख निकाली। आंसू टप टप गिरने लगे। वह तेजी से सांस लेने लगा और उसके कंधे भी तेजी से हिलने लगे। हम सब डर गए।
फिर उसने एक झटके में बड़े भेड़ की गर्दन पकड़ ली, जैसे छोटी चूजा पकड़ते हैं, और उसे दीवार पर टिका दिया। बड़ा भेड़ के ओ हो गया, छोटा भेड़ भाग गया। अब केवल मैं ही बचा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि एक बार मैं रोना शुरू कर दूं तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। फिर वह अचानक पीड़ा में छटपटाने लगा। तुम जल्दी भागो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। केशिदांशी, मैं पहले ही इतना डर गया था कि मेरी आत्मा जैसे शरीर में नहीं रही। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं एक वार में गिर पड़ा और भीषण मुक्कों की मार सहन कर रहा था। छोटे यांग ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मोटे आदमी के पिता को पकड़ा और मैं बच गया। लेकिन इतने सालों से मेरे दिल को अंतहीन दर्द सहना पड़ रहा है। जब भी मैं दूसरों को रोते हुए देखता हूँ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता और भाग जाता हूँ।